नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने इकाई 2 के पहले भाग मनोवृत्ति को लेकर चर्चा की थी। अब हम इसके दूसरे भाग अभिक्षमता को पढ़ेंगे। अभिक्षमता के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, इसके बाद हम अभिक्षमता की विशेषताओं को पढ़ेंगे। फिर लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठा, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अभिक्षमता को समझ लेते हैं। इसे अभिरुचि भी कहा जाता है और इसका अंग्रेजी रूपांतरण एप्टीट्यूड है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति उपयुक्त परिवेश में प्रशिक्षण आदि के माध्यम से विशिष्ट कौशल को अर्जित कर सकता है। हम इसका एक सामान्य उदाहरण सचिन तेंदुलकर के एक महान क्रिकेटर के रूप में लोकप्रिय होने की जो कहानी है उससे समझ सकते हैं कि उनके अंदर खेलने का एक व्यक्तिगत सामर्थ्य था, जिसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से वो एक महान क्रिकेटर बने। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी भी उनकी व्यक्तिगत क्षमता या सामर्थ्य को बताती है, जिसके बाद वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में विश्व में लोकप्रिय हुए। इसका एक उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य के चक्रवर्ती सम्राट बनने से भी संबंधित है कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने एक बच्चे को उसकी सामर्थ्य क्षमता के आधार पर भांप लिया और ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिक्षा दीक्षा देकर उसे चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। अब हम अभिक्षमता की विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि यह व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाती है। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अर्जित व जन्मजात दोनों हो सकती है, जबकि मनोवृत्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि यह अर्जित होती है। एक और विशेषता है कि यह विशिष्ट प्रकृति की होती है, अर्थात भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग अभिक्षमता होती है। हम कहते हैं कि हर जीव अपने आप में अनूठा होता है, इसीलिए हर जीव का अपना अलग अलग योगदान है और महत्वपूर्ण है, और यही जैव विविधता की संकल्पना भी है, और इसीलिए यह संपूर्ण विश्व प्रकृति संचालित है। गांधी जी भी कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव का अपना अपना योगदान है और महत्वपूर्ण है, और किसी के भी योगदान को कम आंका नहीं जा सकता। अगली विशेषता है कि अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की भावी क्षमताओं का पूर्वानुमान संभव है। एक कहावत कही जाती है कि पूत के पांव पालने में, जिसका मतलब यह है कि वर्तमान लक्षणों को देखकर आप भविष्य की कल्पना कर ले रहे हैं कि यह व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है। तो इसी प्रकार से अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से ही भविष्य में आपकी उपलब्धियों ऊंचाइयों का आकलन किया जा सकता है। अब हम लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्यों को समझ लेते हैं। लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य ऐसे मूल्य हैं जो लोक सेवा के लिए बुनियादी मूल्य हैं, अर्थात जिनके होने पर सुशासन की स्थापना सुनिश्चित होगी, लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की स्थापना सुनिश्चित होगी, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, और जब उच्च नैतिक मूल्यों वाला प्रशासन और देश की स्थापना होगी तो उससे अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बढ़ेगी, छवि में सुधार होगा। और जिनके ना होने पर देश की शांति व्यवस्था में बाधा आएगी, जैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लाल फीताशाही में बढ़ोतरी होगी, कुशासन बन जाएगा, प्रशासन में संवेदनहीनता में बढ़ोतरी हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी धूमिल हो जाएगी। अब ये जो आधारभूत योग्यताएं हैं वो कौन सी हैं? सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, अर्थात ये मूल्य लोक सेवा के लिए आदर्श मूल्य है, यानी लोक सेवा इनको प्राप्त करना चाहता है। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। अब हम लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सत्यनिष्ठा, क्योंकि प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता में हमने इसे पढ़ लिया है, तो अब हम इसे नहीं दोहराएंगे। अब हमारा दूसरा जो आधारभूत मूल्य है वो है निष्पक्षता। अब हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। निष्पक्षता को भेदभाव रहितता भी कहा जाता है और इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण इम्पार्शियलिटी है। अगर हम इसके शब्दों में जाएं
तो ये शब्द कहते हैं निष्पक्षता, मतलब निष्पक्ष होने की बात कही जा रही है कि एक लोक सेवक निष्पक्ष रूप से कार्य करे, किसी की तरफदारी ना करे। दूसरा है भेदभाव रहितता, यानी वो भेदभाव ना करे, भेदभाव से रहित होकर कार्य करे। तो इसके आशय में भी हम यही लिखेंगे। पहली लाइन तो हम सब में यही लिखेंगे कि लोक सेवा का यह एक आधारभूत मूल्य है। इसका आशय है कि एक लोक सेवक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी ये भेदभाव रहितता है। उसे सदैव व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। ठीक है, हमने बात की है कि एक लोक सेवक को भेदभाव से रहित होकर कार्य करना चाहिए। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि आप जब जिलाधिकारी हैं, तो जिलाधिकारी हैं, आप जन शिकायतों का निवारण कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव कर जन शिकायतों का निवारण कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस मूल्य का उल्लंघन होगा। अब हम इसके महत्व को समझ लेते हैं। तो अगर एक लोक सेवक निष्पक्ष होकर कार्य करेगा तो लोक सेवकों में निष्पक्षता होने पर ही सरकारी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ वो लक्षित वर्ग तक पहुंचा सकेगा। जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं तभी आप निष्पक्ष रूप से वहां उनको लाभ दे सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा कि प्रशासन में जन विश्वास बढ़ेगा। जब एक लोक सेवक निष्पक्ष होकर भेदभाव रहित होकर कार्य करेगा तो जन विश्वास बढ़ेगा। जन विश्वास बढ़ने से जन सहभागिता बढ़ेगी और प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इनको साकारित किया जा सकता है। इसमें और भी पॉइंट लिखे जा सकते हैं, मैंने सामान्य बिंदुओं को इसमें रखा है। अब अगला नैतिक या आधारभूत मूल्य है असमर्थकवादी या राजनीतिक तटस्थता, और इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण है नॉन पार्टीजनशिप। आप इनके शब्दों में जाइए, राजनीतिक तटस्थता। इसका मतलब है कि एक लोक सेवक को राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि हो सकता है कि एक लोक सेवक किसी राजनीतिक दल या नेता को पसंद या नापसंद करता हो, लेकिन उसके कार्य व्यवहार में उसकी यह पसंद या नापसंद आड़े नहीं आनी चाहिए। हमने इसके अर्थ में भी यही समझाने का प्रयास किया है। पहली लाइन तो हमने वही लिखी है कि असमर्थकवादी लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। फिर हमने बताया कि इसका आशय है कि लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से चाहे किसी भी राजनीतिक दल या नेता को पसंद नापसंद करे, लेकिन वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इनकी तरफदारी ना करे, वो इनका प्रचार प्रसार ना करे कि अगर चुनाव में उनके पसंद का कैंडिडेट खड़ा है तो आप वोट के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब एक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालता है तो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से समाप्त करने की उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। हो सकता है कि वोट डालते समय वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाले, लेकिन अपनी पसंद को लोगों पर वो नहीं थोप सकता। इसके उदाहरणों को और देख लेते हैं कि कब एक लोक सेवक को ये कहा जाएगा कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है। तो जब वो राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में शामिल हो जाए, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने लगे, तो हम कहेंगे कि ये तटस्थता के विपरीत कार्य है। अब हम ये समझ लेते हैं कि लोक सेवक द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कब राजनीतिक रूप से तटस्थ माना जाएगा या इसका उल्लंघन माना जाएगा। तो यदि कोई लोक सेवक नियम व कानून में दायरे में रहकर किसी राजनीतिक दल की सिफारिश पर कार्य करता है तो असमर्थकवादिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नियम व कानून का पालन किया है, और यही एक लोक सेवक का धर्म है कि कानून के शासन की स्थापना करे वो। अगली बात है इसमें कि यदि कानून व नियम का उल्लंघन कर लोक सेवक को कार्य करने की सलाह दी जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? विनम्रता पूर्वक दृढ़ता से इनकार कर देना चाहिए और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि वह इन कार्यों को क्यों नहीं कर रहा है। अगली बात यह है कि लोक सेवकों को राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा सलाह मांगे जाने पर निष्पक्ष व निर्भीक होकर सलाह देनी चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हम प्रशासन में उत्तरदायित्व को देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 309 और 310 लोक सेवकों को मंत्रियों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं।
उत्तरदायी बनाते हैं। यानी मंत्री द्वारा सलाह मांगे जाने पर लोक सेवक बाध्यकारी है कि वो सलाह देगा और उसकी सलाह निष्पक्ष होनी चाहिए। अब हम वस्तुनिष्ठता को समझ लेते हैं। इसके लिए अंग्रेजी रूपांतरण ऑब्जेक्टिविटी है। पहली लाइन हम सब में यही लिखेंगे कि यह लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। जब हम प्रशासन में नैतिक आधारों की चर्चा कर रहे थे तो हमने नोलन कमेटी द्वारा सुझाए गए वस्तुनिष्ठता की परिभाषा को भी पढ़ा था। हमने यहाँ पर भी उसी परिभाषा को रखा है कि सार्वजनिक नियुक्तियों, संविदा या अनुबंधों की स्वीकृति देने इत्यादि कार्यों की संस्तुति करते समय लोक सेवकों को तथ्यों, साक्ष्यों, योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और हमने उस समय एक उदाहरण भी समझा था कि किस प्रकार से यदि आप जिलाधिकारी हैं तो ठेका और अनुबंधों को प्रदान करते समय किन बातों का ध्यान रखें। क्या आप अपने रिश्तेदारों या अपनी पहचान के लोगों को ठेका दे रहे हैं या ठेका प्रदान करने में आप योग्यता को वरीयता दे रहे हैं। अब हम प्रशासन में वस्तुनिष्ठता के महत्व को देख लेते हैं। यदि एक लोक सेवक वस्तुनिष्ठ होकर कार्य करता है तो उनके निर्णयों व क्रियाकलापों में पारदर्शिता का गुण समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी कार्यवाही और निर्णयों के पीछे जो कारण है उनको जनता के प्रति बताने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं और जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इससे पारदर्शिता का मूल्य आता है और पारदर्शिता के मूल्य से जवाबदेहिता का भी मूल्य आता है। इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी, जन विश्वास में बढ़ोतरी होगी, प्रशासन में अधिकतम जन भागीदारी होगी और प्रशासन में सुशासन की स्थापना हो जाएगी। अब हम अगले नैतिक या आधारभूत मूल्य को देखते हैं, लोक सेवा के प्रति समर्पण। पहली लाइन यहाँ भी हमने वही लिखी है कि यह लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। इसका आशय है कि लोक सेवक को सत्यनिष्ठ होकर विनम्रता पूर्वक नागरिक सेवाओं के त्वरित, प्रभावी, निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा के समय जब स्वयं की जान भी खतरे में आ जाए तो यह सत्यनिष्ठा या प्रतिबद्धता का ही मूल्य है जो आपको लोक सेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आप जान माल की सुरक्षा के लिए सहयोग करने में प्रतिबद्ध हो जाते हैं। लोक सेवा के प्रति समर्पण के अंतर्गत लोक सेवक व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हित में कार्य करता है। हमने अभी बात की कि अगर आपदा है तो जान का खतरा तो एक लोक सेवक को भी होगा, लेकिन फिर भी वह प्रतिबद्ध होकर लोगों की सेवा में जुट जाता है। लोक सेवा के प्रति समर्पण का भाव लोक सेवकों में अन्य आधारभूत मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता को विकसित करने में सहायक है। जैसा कि हमने बात किया कि यह सत्यनिष्ठा का मूल्य ही है कि उसे अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध करता है। अब हम अगले आधारभूत मूल्य कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यह समझ लेते हैं कि समाज में कमजोर वर्ग आप किसे कहेंगे। तो ऐसा वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे गरीब हो गए। फिर ऐसा वर्ग जो जैविक रूप से कमजोर है, दिव्यांग हो गए। और ऐसा वर्ग जो अपनी अवस्था के कारण कमजोर है, जैसे वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए। तो इन्हें हम समाज में कमजोर वर्ग की संज्ञा देते हैं। लोक सेवकों को दूसरों के कष्टों को समझने एवं उन्हें दूर करने का भाव अवश्य होना चाहिए। उन्हें यंत्रवत निष्ठुर होकर कार्य नहीं करना चाहिए कि आप एक मशीन की तरह कार्य किए जा रहे हैं, आप में संवेदनशीलता का भाव ही नहीं है। इसीलिए हम प्रशासन में इन मूल्यों को चाहते हैं कि समानुभूति हो, करुणा हो, संवेदना हो, तभी एक लोक सेवक लोगों के हित में कार्य कर सकेगा। अब हम इसमें समानुभूति को समझ लेते हैं। समानुभूति के अगर शब्दों को देखें तो समान अनुभूति, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति की ऐसी भावनात्मक समझ या क्षमता को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति या लोक सेवक स्वयं को दूसरों की स्थिति या भावनाओं से जोड़ लेता है और उनकी समस्या के स्वरूप व गहनता को महसूस करता है। इसमें हमने गांधी जी का एक कथन लिखा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हमने बात की कि समानुभूति का क्या मतलब है, जिसमें लोक सेवक स्वयं को दूसरों की स्थिति, समस्याओं से जोड़ लेता है और फिर उनकी समस्याओं
को महसूस करता है। समस्याओं को महसूस करने के लिए सबसे पहली बात यह होगी कि उसके अंतर्गत सक्रिय श्रवण का मूल्य होना चाहिए, अर्थात वो लोगों की समस्या को ध्यान से सुने, तभी वो समस्या की गहनता को महसूस कर पाएगा और समस्या समाधान के प्रयास कर पाएगा। वर्ष 2017 में सक्रिय श्रवण की भूमिका को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो हम उसमें लिख देंगे। अब हम समानुभूति की प्रशासन में क्या उपयोगिता है या महत्व है उसको देख लेते हैं। तो जब एक लोक सेवक को समानुभूति का बोध हो जाए तो उसमें संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न होगा और ये संवेदनशीलता का भाव कार्य के प्रति समर्पण का भाव जागृत करेगा। इससे समावेशी विकास, सामाजिक न्याय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का बोध भी होगा, जन विश्वास बढ़ेगा। ये एक सामान्य पॉइंट है, आप हर बार इनको रिपीट कर सकते हैं। अब हम सहिष्णुता को देख लेते हैं। सहिष्णुता के लिए अंग्रेजी रूपांतरण टॉलरेंस है। सहिष्णुता से आशय है उन विचार व सम्मान प्रकट करना जो अपने विचारों, मतों या व्यवहारों से भिन्नता रखते हैं। इसे हम वॉल्टेयर के एक प्रसिद्ध कथन से समझ सकते हैं, जिसमें वॉल्टेयर कहते हैं कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हम किसी दूसरे के कुछ विचारों से सहमत ना हो, लेकिन हम उसे बोलने का अधिकार दे रखे हैं, हम उसे बोलने दे रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा। अगर लोक सेवक में सहिष्णुता का गुण है तो उसके अंतर्गत सहनशीलता का गुण भी अपने आप आ जाएगा। हम आज देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता हो रही है, चाहे वो धार्मिक हो, जाति हो, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ये सहिष्णुता के कम होने के कारण ही है। जब हमने नकारात्मक मनोवृत्ति के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ये नकारात्मक मनोवृत्ति मनुष्य में सहनशीलता को कम कर देती है और ये सहनशीलता जब कम होती है तो कट्टरता बढ़ती है और सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक दंगे, जाति दंगे ये सब होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर सहनशीलता का मूल लोगों में, प्रशासन में आता है तो हम इससे मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कंट्रोल कर सकेंगे। अब हम सहिष्णुता के महत्व को देख लेते हैं कि समाज में शांति, सहअस्तित्व, भाईचारा, सामंजस्य की स्थापना में सहायक है। अभी हमने इसको समझा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक है। आप सामने वालों को बोलने का अवसर भी तो दे रहे हैं, भले आप उससे सहमत नहीं हैं। इससे क्या होगा, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अब हम इसमें अगला आधारभूत मूल्य संवेदना या करुणा को देख लेते हैं। संवेदना या करुणा का सामान्य अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव होना, अर्थात ये ऐसा मानवीय गुण है जिसमें वह दुखी या समस्याग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहता है। इस कार्य को करना वह अपना कर्तव्य समझता है। इसे हम सामान्य अर्थों में समझते हैं कि समानुभूति में हम स्वयं को दूसरों की स्थितियों से जोड़ लेते हैं, उसकी समस्या की गहनता को महसूस करते हैं और संवेदना में उसकी समस्या को हल करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। जैसे एक भूखे व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उस स्थिति से स्वयं को जोड़ लेना समानुभूति कहलाएगा, और जब हम उसे खाना खिलाने के लिए प्रयासरत हो जाएं और उसको खाना खिला दें तो हम कहेंगे कि ये संवेदना का गुण होगा। हमने यहाँ पर बताया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका अर्थ ये है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हो रहें, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये संवेदना के भाव को प्रकट करता है। यह वैश्विक बंधुता की भी अवधारणा पर केंद्रित है। तो संवेदना या करुणा में हमने कहा कि सार्वभौमिक तत्व विद्यमान है जिसे संपूर्ण विश्व साकारित करना चाहता है। वर्ष 2014 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, लोक सेवा के प्रति समर्पण की धारणा को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने लोक सेवा के प्रति समर्पण को समझा कि लोक सेवा के प्रति समर्पण से आशय है कि एक लोक सेवक को सत्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए, उसे विनम्रता पूर्वक कार्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए
अफसरशाही, औपनिवेशिक मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। लोगों को समय में सेवा प्रदायगी, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी के लिए कार्य करना चाहिए। और हमने एक उदाहरण से भी समझा कि किस प्रकार आपदा के समय एक लोक सेवक को व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। हालांकि इस आपदा से उसे भी नुकसान है, फिर भी वो सत्यनिष्ठ होकर, प्रतिबद्ध होकर व्यापक जनहित में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का क्या अर्थ है? तो हमने भी सहिष्णुता को समझा, वॉल्टेयर के कथन को स्पष्ट करने की बात कही, संवेदना को समझा, और हम यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे और उदाहरण के साथ अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। फिर 150 शब्दों का प्रश्न पूछा गया, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं और मूल्यों का परीक्षण करें। तो ये मूल्यांकन से संबंधित है। तो हमने बताया था कि आधारभूत जो योग्यताएं हैं वो क्यों आवश्यक हैं। तो हमने इसकी बात की थी कि सुशासन की स्थापना हेतु अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा, प्रशासन में भ्रष्टता बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होगी। तो हम ये सब बातें करेंगे इसमें, और वर्तमान प्रासंगिकता पर भी बात करेंगे, सरकार के प्रयासों की भी बात करेंगे। यहाँ हम बताएंगे सरकार किस प्रकार से लोक सेवा में आधारभूत मूल्यों को सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता है, हम आरटीआई की बात कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें करेंगे और इस प्रकार से हम उदाहरणों के साथ अपनी बात स्पष्ट करेंगे। अब अगला प्रश्न है, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी वस्तुनिष्ठता समझाइए। इसके लिए इम्पार्शियलिटी पूछा जा रहा है और नॉन पार्टीजनशिप पूछ रहा है। तो हमने इस पर एक विस्तृत समझ बना ली है और हम उदाहरणों के साथ अपनी बात स्पष्ट करेंगे। जब भी हम कोई प्रश्न बताएंगे तो उसमें उदाहरण देंगे और वर्तमान संदर्भ में उसको समझाएंगे, उसकी कमियां बताएंगे और सरकार के प्रयास जरूर बताएंगे कि उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान बनाए हैं और आज उनकी क्या स्थिति है। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है कि अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना, ठीक है, कंपैशन को पूछा गया है। तो हमने इस पर चर्चा कर ली है। फिर अगला प्रश्न है 150 शब्दों का है कि लोक सेवा के प्रति समर्पण। हमने इस पर काफ़ी चर्चा कर ली है, इसको कर लिया जाए। अगला प्रश्न है कि लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता क्या है। निष्पक्षता के लिए न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम इसको भी कर चुके हैं। वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, समानुभूति से क्या तात्पर्य है। इसकी भी बात हमने कर ली है। अब एक प्रश्न हम देखते हैं, इसे हम कठिन स्तर कह सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें प्रश्न समझना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, फिर हम उसको हल करने का प्रयास करें। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं इसमें कि लोक सेवा तटस्थता एक परिकल्पना है, मतलब एक कल्पना है। ये कोई सोचने वाला व्यक्ति कैसे तटस्थ हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। और लोक सेवा तटस्थता के लिए सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यहाँ ये पूछ रहा है कि लोक सेवक के तटस्थ रूप से कार्य करना एक कल्पना है या वास्तविकता है। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे कि ये केवल कागजी बात नहीं है। बहुत सारे लोक सेवक तटस्थ होकर कार्य कर रहे हैं और कुछ उदाहरण दे देंगे। फिर कह रहा कि कोई सोचने वाला व्यक्ति कैसे तटस्थ हो सकता है। तो हम इसमें बताएंगे कि लोक सेवा तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय हैं और एक लोक सेवक तटस्थ होकर कार्य करने के लिए क्या कर सकता है, और उदाहरणों के साथ अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोक सेवा तटस्थता को समझाएंगे और हमने किया भी यही है। लोक सेवा तटस्थता की परिभाषा बता दी है कि यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है, और हमने बताया कि लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल को पसंद नापसंद कर सकता है, लेकिन जब अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेगा तो वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, है ना, तभी उसे कहा जाएगा कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ है। और हमने उदाहरण भी बता दिया है कि राजनीतिक दलों को चंदा देना, राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेना, राजनीतिक कार्यपालिका की सलाह पर कानून का उल्लंघन करना, ये सब तटस्थता के मूल्य के विपरीत हैं। और हमने यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे कि पहले ही बात की थी, कि जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक,
उन्होंने सत्ता दल द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई। इससे क्या हो गया, लोक सेवा तटस्थता का मूल्य बाधित हो गया। फिर हमने इसमें बताया है कि जो उपर्युक्त उदाहरण है तटस्थता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और इस मूल्य के अनुपालन को कागजी परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करता है कि ये वाकई इस मूल्य को प्राप्त करना कठिन है, इसलिए ये कल्पना है। लेकिन ज़्यादातर लोक सेवक अपने कार्यों के निर्वहन में लोक सेवा तटस्थता के मूल में व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। और हमने इस यहाँ पर उदाहरण दिया है शिवदीप लांडे जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने अत्यधिक राजनीतिक दबाव के बावजूद दवा माफिया पर शिकंजा कसा। वीवी लक्ष्मी नारायण जो कि आईपीएस हैं, इन्होंने सत्यम घोटाला, सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले को उजागर किया, जबकि पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा था। तो हम कह सकते हैं कि लोक सेवा तटस्थता का प्रशासन में पालन कठिन तो है पर असंभव नहीं है। ठीक है, ये हमने अपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया जिसमें पूछा गया कि लोक सेवा तटस्थता एक परिकल्पना है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि प्रशासन में लोक सेवा तटस्थता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो हमने पहले ही बात की है कि यदि लोक सेवक नियम और कानून के दायरे में रहकर राजनीतिक दल की सिफारिश पर कार्य करता है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने तटस्थता के मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी बात, नियम और कानून का उल्लंघन कर लोक सेवा को कार्य करने की अगर सलाह दी जाती है तो विनम्रता पूर्वक दृढ़ता से इनकार कर दे, हालांकि उसके कारणों को भी बताए कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। अगली बात यह है कि लोक सेवकों को राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा सलाह मांगे जाने पर निष्पक्ष और निर्भीक होकर सलाह देना चाहिए। हमने बात करी थी कि आर्टिकल 309 और 310 लोक सेवक को मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। फिर हमने बात की कि लोक सेवकों को अपने दायित्व निर्वहन में देश की एकता, अखंडता, व्यापक सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। और अंत में हमने निष्कर्ष दिया है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये जो उपर्युक्त प्रयास हैं जो हमने अभी बात की, ये लोक सेवा तटस्थता हेतु अनिवार्य हैं। इसी से प्रशासन जन केंद्रित बनेगा और लोक कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। वर्ष 2017 में 150 शब्दों में प्रश्न पूछा गया, प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को किस प्रकार से एग्जाम कंडीशन में हल करना था इसे समझ लेते हैं। तो अगर हम प्रश्नों को कुछ पार्ट्स में तोड़ें कि प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण तो क्यों कराया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कि आप प्रशासन में जब कार्य करेंगे तो आप उसके कार्य व्यवहार को समझ लें, जान लें। यही होता है कि आप लोक सेवक के रूप में किस प्रकार से कार्य करेंगे, आपका जनता से व्यवहार कैसे होगा, आप अपने उच्चाधिकारियों से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। शासन संचालन के लिए जब किसी योजना का क्रियान्वयन करना होगा तो उसके प्रति आपका क्या व्यवहार होगा, किस प्रकार से आप लक्षित वर्ग को लाभ दिला पाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में आपको सिखाई जाती हैं। जैसे आप जब उप जिला अधिकारी का प्रशिक्षण देखते हैं तो अपने मध्य प्रदेश में नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी है, वहाँ होती है। ऐसे ही उप पुलिस अधीक्षक का सागर में है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। और प्रशिक्षण में फिर हम नैतिकता प्रशिक्षण को देख रहे हैं कि प्रशासन में आप कार्य व्यवहार को जान तो गए हैं लेकिन क्या उच्च नैतिक मूल्यों वाले हैं। तो प्रशासन और प्रशासक को उच्च नैतिक मूल्यों वाला बनाने के लिए नैतिकता प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। और यही नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्य भी हो गए कि एक लोक सेवक को हम कहते हैं सत्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिए। तो उद्देश्य यही हुआ कि प्रशासन और प्रशासक दोनों को सत्यनिष्ठ बनाना है, ईमानदार बनाना है, वस्तुनिष्ठ बनाना है, राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाना है, संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध बनाना है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करे, कानून के शासन की स्थापना में सहयोगी हो। और नैतिकता प्रशिक्षण का यहाँ पर आप एक उदाहरण लिख दीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर का विराट हॉस्पिटल है, ये अंतिम स्टेज कैंसर रोगियों की निःशुल्क सेवा करता है, गानों के माध्यम से मुस्कुराहट लाने का प्रयास करता है जिससे ये रोगी अपने अंतिम समय में खुश रह सकें।
वर्ष 2014, 15, 16 के जो प्रशिक्षु IAS अधिकारी थे उनको यहाँ प्रशिक्षण दिलाने के लिए लाया गया कि वो भी सेवा भाव, इस नैतिकता को सीख सकें। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और भी आप इसमें नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं। इनकी कमियों को भी बता सकते हैं आप कि प्रशिक्षण के बावजूद भी हमारे यहाँ प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्यों की कमी है, भ्रष्टता आज भी मौजूद है और हमें सरकार के प्रयासों को बताते हुए वर्तमान प्रासंगिकता की भी चर्चा कर देनी है कि किस प्रकार से हम इनको और ज़्यादा साकारित कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न पर हमने चर्चा कर ली है कि समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में है, तो सबसे पहले हम इसमें समानुभूति की परिभाषा बता देंगे। फिर सक्रिय श्रवण से क्या आशय है इसको हम बता देंगे कि एक लोक सेवक जब लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनता है तो यही सक्रिय श्रवण है। और फिर समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका को बता देंगे, क्या महत्व है। जब वो ध्यान से सुनेगा तभी तो उसकी गंभीरता को समझेगा कि समस्या किस स्तर की है, किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए इसके समाधान में। जब एक लोक सेवक फरियादी की समस्याओं को सुनेगा, उस पर गंभीरता से विचार करेगा, तभी उसके समाधान के प्रयास कर पाएगा। और जब समस्या का समाधान होगा तो जन विश्वास बढ़ेगा, जन भागीदारी बढ़ेगी और सुशासन की स्थापना होगी। ठीक है, हम प्रशासन में सक्रिय श्रवण की भूमिका में एक चीज़ और ध्यान से लिख सकते हैं कि आज इसकी कमी है। आप जाएंगे, कलेक्ट्रेट जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो हो सकता है वो आपकी समस्याओं को ध्यान से ना सुने, तो जन विश्वास में थोड़ा सा कमी आती है। तो अब हम इसकी आवश्यकता पर भी बता देंगे कि एक लोक सेवक को सक्रिय श्रवण होना बहुत आवश्यक है, तभी वो जन शिकायत का त्वरित गुणवत्तापूर्ण निवारण कर पाएगा। और हम आगे चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, ये भी 150 शब्दों में पूछा गया है कि लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता तथा असमर्थकवादिता का क्या आशय है। ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप को पूछा गया। इस पर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में निष्पक्षता को पूछा गया है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि क्या अभिक्षमता या अभिरुचि हमारे मनोवृत्ति को निर्धारित करती है या नहीं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम इसमें यही बताने का प्रयास करेंगे कि अभिक्षमता के आधार पर हमारी सोच या मानसिकता का निर्माण हो सकता है। तो हमने यहाँ पर यही बताया है कि व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य, जिसे हम अभिक्षमता कहते हैं, वो व्यक्ति की सोच या मानसिकता को दिशा प्रदान कर सकती है और इस तरह से ये मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में कार्य करती है। और हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति, यानी उसके अंतर्गत व्यक्तिगत सामर्थ्य है अच्छा क्रिकेट खेल लेने की, यानी अभिक्षमता है, तो वो क्रिकेट को अपना कैरियर चुनने की सोच सकता है। और अगर वो क्रिकेट को अपना कैरियर बनाता है तो उसकी मनोवृत्ति है, यही उसकी मानसिकता या सोच को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न है, समानुभूति के महत्व पर प्रकाश डालने की बात कही, इस पर हमने कई चर्चाएं की हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श प्रशासनिक अपेक्षाएं लोक सेवा के प्रति समर्पण की अभिक्षमता सुनिश्चित करती हैं। सामान्य रूप से इस प्रश्न में लोक सेवा के प्रति समर्पण वाले आधारभूत मूल्य को विश्लेषित करने की बात कही गई है, तो यह आसान है प्रश्न। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता संवेदना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसकी चर्चा हमने काफ़ी कर ली है। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से किस प्रकार से भिन्न है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अभिक्षमता के लिए एप्टीट्यूड शब्द का प्रयोग है, वहीं अभिरुचि के लिए इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि अभिक्षमता को ही अभिरुचि कहते हैं। तो मेरा यहाँ आपको यही एक सुझाव है कि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें तो अंग्रेजी रूपांतरण को जरूर देखें। एक्चुअल में यहाँ पर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में अंतर पूछा जा रहा है और दूसरा अंतर है एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में। तो हम इन अंतरों को देखते हैं।
अब हम यहाँ पर भूमिका और निष्कर्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि प्रश्न ये बड़ा है और यहाँ पर हम सीधे अंतर की ही चर्चा करते हैं। तो अभिक्षमता को हम जानते हैं कि यह किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता को दर्शाती है जिसमें वह उपयुक्त परिवेश में प्रशिक्षण प्राप्त करता है और विशिष्ट कौशल को अर्जित करता है। और हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि किसी खेल को खेलने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति जब उसे ट्रेनिंग वगैरह मिल जाती है तो वो उसमें पारंगत हो जाता है। अभिरुचि को हमने बताया है कि यह किसी व्यक्ति की किसी कार्य वस्तु के प्रति विशेष लगाव आकर्षण की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यानी एक व्यक्ति जो खेल के प्रति विशेष लगाव रखता है, वो देखने में विशेष लगाव रखता है, खेलने में भी विशेष लगाव रख सकता है। अगली बात, अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की भावी क्षमताओं का पूर्वानुमान संभव, इस पर हमने बात की थी। लेकिन अभिरुचि में ऐसा नहीं होता, इसमें आप भावी संभावनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। अभिक्षमता एक विशेष क्षेत्र में व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात करता है, जबकि जो अभिरुचि होती है यहाँ पर कई विकल्पों की उपस्थिति होती है और उसमें से एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है। अब हम इस बात की समझ बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों मूल्य हैं तो उसके कार्य व्यवहार में इनका क्या असर पड़ेगा। अगर हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति में अभिक्षमता का मूल्य है, यानी उसके अंतर्गत उस कार्य को करने का व्यक्तिगत सामर्थ्य है और वो उस कार्य के प्रति रुचि नहीं रखता है, तो फिर उस कार्य का जो निष्पादन स्तर है वो संशय के घेरे में आ जाएगा। यदि उस व्यक्ति में अभिक्षमता ही नहीं है, व्यक्तिगत सामर्थ्य ही नहीं है, फिर भी वो उस कार्य को करने के प्रति रुचि रखता है, तो भी उस कार्य का जो निष्पादन स्तर है वो संशय के घेरे में आ जाएगा। यदि व्यक्ति में अभिक्षमता भी नहीं है और वो अभिरुचि भी नहीं रखता, यानी उस कार्य को करने के प्रति लगाव भी नहीं है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस कार्य का जो निष्पादन स्तर है वो सबसे खराब होने वाला है। एक और स्थिति है कि जिसमें अभिक्षमता का उच्च स्तर है और अभिरुचि का भी उच्च स्तर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्य का जो निष्पादन स्तर है वो भी उच्च होगा और सबसे अच्छा निष्पादन स्तर होगा। और इसके उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, जिनके अंतर्गत अभिक्षमता का मूल्य भी था और रुचि भी अपने कार्य के क्षेत्र के प्रति थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की। अब हम दूसरे अंतर को समझ लेते हैं जो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस से संबंधित है। अभिक्षमता के बारे में हमने अभी पढ़ा कि यह एक विशेष क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षमता या सामर्थ्य को बताता है, जबकि जो बुद्धिमत्ता है वो सोचने समझने का सामर्थ्य है, अर्थात ये सामान्य बौद्धिक क्षमता है। बुद्धिमत्ता ज्ञान कौशल अर्जन करने की व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाती है, वहीं जो अभिक्षमता है अर्जित ज्ञान कौशल को व्यवहार में लाने की व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाती है। यानी जब आप किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं और आपकी जो व्यक्तिगत क्षमता है उसे हम बुद्धिमत्ता कहेंगे, लेकिन जो आपने ज्ञान अर्जित किया जब उसको आप व्यवहार में लाते हैं तो आपको अभिक्षमता होगी। अगला अंतर यह है कि व्यक्ति की भावी क्षमताओं का अभिक्षमता परीक्षण द्वारा पूर्वानुमान संभव है, जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप भावी क्षमताओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते क्योंकि यह वर्तमान स्थिति का द्योतक है। अभिक्षमता व्यापक अवधारणा है, जबकि जो बुद्धिमत्ता है संकुचित है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने बात की कि जो ज्ञान अर्जित करने की व्यक्तिगत क्षमता है वो क्या है, बुद्धिमत्ता है, लेकिन जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको जब आप व्यवहार में लाते हैं, यानी बुद्धिमत्ता से एक स्टेप आगे की प्रोसेस है आपकी अभिक्षमता। हमने उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है कि बुद्धिमत्ता लोक सेवकों की समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, तर्क शक्ति की व्यक्तिगत सामर्थ्य हो सकती है, लेकिन आपने ये जानकारी हासिल कर ले कि आप प्रशासन में किस प्रकार से समय प्रबंधन करेंगे, तनाव प्रबंधन करेंगे, तर्क शक्ति का उपयोग करेंगे, लेकिन जब आप इसे व्यक्तिगत व्यवहार में लाते हैं, आप इनको
प्रशासन में उपयोग में लाते हैं तो उसको हम कहेंगे कि आपके अंदर ये व्यक्तिगत सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से अभिक्षमता का यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है और इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम सामवेगिक बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और है जो मैं आपको सूचित कर दूं कि हमारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और ये पूर्णतः निःशुल्क होंगे। धन्यवाद।